मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो के अंदर अपने त्रिविम रसायन को पूरा कंप्लीट किया था। 3 नंबर का चैप्टर था। त्रिविम रसायन जो है अपन पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको जो है आपको और भी जो है घर पे बैठ के उसका अभ्यास करना है, संरचनाएं जो है घर पे बनानी है। आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बहुलक। क्या नाम है उस चैप्टर का? बहुलक। ये चैप्टर भी जो है आपके 3 नंबर का है। बहुलक का पूरा पार्ट पढ़ेंगे। सारे प्रश्न जो है बोर्ड के अंदर आएंगे। सारे अगर राइट किए तो 3 नंबर आएंगे। अगर उसमें से एक भी गलत किया तो समझो कि नंबर पूरा आपके। बहुलक होता क्या है? बहुलक सबसे पहली चीज तो ये जो बहुलक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलीमर। किसर जो है पॉलीमर। पॉलीमर को तो इंग्लिश वर्ड है, बहुलक को तो हिंदी वर्ड है। होता क्या है ये बहुलक? आप ध्यान से देखो कि ये जो पॉलीमर है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पॉली, एक मर, है ना। एक इसको जो है ले लिया पॉली और ये हो गया MER मर। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है अनेक, अनेक, बहुत सारा। पॉली का मतलब अनेक या बहुत सारा। और मर का मतलब होता है इकाई। मर का मतलब क्या होता है? इकाई। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी या अनेक इकाई। जब अनेक इकाई आपस में जुड़ जाती है ना, तो उसको कहते हैं अपन पॉलीमर। परिभाषा क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड कि सर जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कम अणुभार, दो या दो से अधिक कम अणुभार वाली, कम अणुभार है ना, छोटी एकलक इकाइयों की, छोटी एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से, एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बड़े अणु या यौगिक का, बड़े अणु या यौगिक का निर्माण होना, बड़े अणु या यौगिक का निर्माण होना क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कम अणुभार वाली, या तो दो या दो से अधिक, लेकिन कैसे होंगी? कम अणुभार वाली होंगी क्योंकि छोटी एकलक इकाई है। छोटी एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से यदि किसी बड़े अणु या यौगिक का निर्माण होता है तो उस चीज को बोला जाता है बहुलक या पॉलीमर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने ले लिया कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाता है एथीन, है। और इस एथीन की जो है मैंने इसके आगे लिख दिया N। N का मतलब होगी N इकाई, अनेक इकाइयां। इस एथीन का जो है यहाँ पर क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका बहुलीकरण हो गया, है ना। तो एथीन का बहुलीकरण होने से जो है आपका यहाँ पर क्या बन गया? पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है उसको हटा दिया, एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ गया, एक बॉन्ड जो है बाहर की तरफ आ गया और यहाँ पे लग गया आपका N। ये क्या बन गया सर? आपका पॉलीथीन बन गया। कि कम अणुभार वाली छोटी एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से यदि किसी बड़े अणु, इसका अणुभार कम है, ये छोटी एकलक इकाई है, एथीन 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 एथीन, बहुत सारे एथीन जो है आपस में जुड़ते गए, बहुत सारे एथीनों ने जो है आपस में जुड़ के क्या बना दिया? आपका पॉलीथीन बना दिया। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? बहुलक। और बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन हुआ। कि सर जब दो या
पुनरावृत्ति हुई तो उनकी पुनरावृत्ति होने से किसी बड़े अणु या बड़े यौगिक का निर्माण होता है जिसका अनुभार हमेशा ज्यादा होगा, उस चीज को कहते हैं हम बहुलक। छोटी एकल इकाइयों की हमेशा पुनरावृत्ति, ये शब्द आना चाहिए, उसके अंदर की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति, रिपीटिंग है। बार बार जो है अच्छी बहुत सारे अच्छी है लगा दिया, इसका मतलब बहुत सारे अच्छी बहुत सारे अच्छे अगर आपस में जुड़ते जाए तो पॉलीथीन बन जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल आप देख लो कि पीवीसी कैसे बनता है। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसकी भी जो है आप N अणु लेंगे, सेम उसी की तरह जो है उसका क्या हो जाएगा? बहुलीकरण हो गया, पॉलीमराइजेशन है ना। तो बहुलीकरण होने से जो है इसका क्या बन गया? डबल बॉन्ड हटा दो, CH2 सिंगल बॉन्ड आ गया, CHCl और एक एक बंद जो है दोनों तरफ आके N ले गया। ये बन गया आपका PVC। इसको कहते हैं VC। VC का मतलब होता है विनाइल क्लोराइड और PVC का मतलब क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब बात ये आती है कि सर आखिर में इसको जो है हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि सर CH2 डबल बॉन्ड CHCl है तो उसको तो सर विनाइल क्लोराइड कहते हैं, पर विनाइल क्लोराइड क्यों कहते हैं इसको? विनाइल का क्या मतलब है? देखना, यदि कार्बन कार्बन द्विबंध के अगले कार्बन से, सुना ध्यान से ना, कि कार्बन कार्बन द्विबंध के अगले कार्बन से यदि कोई प्रतिस्थापी, जैसे कि मान लो X की जगह हमने ये देख लिया कि Cl जुड़ा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन परमाणु से यदि कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एलिलिक। क्या बोलते हैं उसको? एलिलिक। तो ये हो जाएगा एलिलिक क्लोराइड कि कार्बन कार्बन द्विबंध के अगर अगले कार्बन परमाणु से है ना, जो बची से जुड़ता है वो हाइड्रोजन से जुड़ लो, ये दो हो गए, तो शेष जो दोनों है वो हाइड्रोजन से हुई है, दो और एक तीन हुई है, मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हो गई है, मतलब जो है यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड Cl CH2Cl। इस कंडीशन को जो है एलिलिक कंडीशन कहते हैं कि अगर आपका ये हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन और ये जो कार्बन है उस कार्बन परमाणु का संकरण हमेशा sp3 होता है। क्या होता है? इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। कैसे? गिनो, कितने सिग्मा बंध हो रहे हैं? दो हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और इस क्लोरीन के साथ, यानी कि टोटल 4 सिग्मा बंध हो रहे हैं। 4 सिग्मा बंध का मतलब हो गया संकरण कौन सा हो गया इसके अंदर? sp3। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर अगले कार्बन परमाणु से यदि कोई भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलिलिक कंडीशन। क्या बोला जाता है उसको? एलिलिक कंडीशन, एलिलिक क्लोराइड। इसके बाद अगर नीचे आ जाए तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH की जगह हमने Cl लगाया कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट इसी कार्बन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट इसी कार्बन से अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसको वाइनिल या विनाइल कहते हैं। और हमेशा विनाइल के अंदर जो प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण हमेशा sp2 होगा। गिनो, कितने सिग्मा हो रहे हैं? एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ 2 सिग्मा और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई आता है, मतलब 3 सिग्मा और एक पाई, तो संकरण जो है इसका क्या हो गया? sp2। इसलिए इस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है? sp2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ता है तो वो एलिलिक क्लोराइड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तुरंत उसी कार्बन परमाणु से अगर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ता है तो उसको कहते हैं हम वाइनिल या विनाइल क्लोराइड, है ना। तो एलिलिक क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड ये दोनों चीज अलग अलग है। याद रखना, इसको विनाइल या अभी तक तो सिर्फ ये है कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CHCl है तो उसको जो है विनाइल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तुरंत इसी कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। विनाइल के अंदर जो प्रतिस्थापी जुड़ता है वो हमेशा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। एलिलिक के अंदर जो प्रतिस्थापी जुड़ता है वो तुरंत जो है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। आगे बात समझ में कि बहुलक क्या है? तो सर जब दो या दो से अधिक कम अनुभार वाली छोटी एकल इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है तो किसी बड़े अनुभार वाले
बड़े यौगिक का निर्माण होता है तो उस चीज को हम कहते हैं बहुलक। उदाहरण में आपने समझा कि बहुलक का नॉर्मल उदाहरण कौन सा है, आपके एथीन का जो है बहुलीकरण करवा दो तो पॉलीथीन बन जाएगा, एथीन का बहुलीकरण करवा दो तो पॉलीथीन बन जाएगा, विसी विनाइल क्लोराइड का अगर बहुलीकरण करवा दो तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये हो गई इसकी एक बहुलीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे दूसरी चीज आती है कि इसका मतलब हमने ये देखा कि बहुलक जो है वो क्या है, बड़े अनुभार वाले यौगिक है। बहुलकों का जो है अनुभार ज्यादा है, बहुलकों का जो है अनुभार ज्यादा है क्योंकि उसमें बहुत सारी एकल इकाइयां जो है इसके अंदर आपस में जुड़ी होती है। एक बहुलक और एक इसके नीचे एक शब्द और ले लेते हैं अपन, बृहद अणु। बहुलक और बृहद अणु, क्या ये दोनों शब्द एक ही है या अलग अलग है, सोचने की बात है। तो देखो बहुलक के अंदर तो क्या होता है, एकल इकाइयों की हमेशा क्या होती है, पुनरावृत्ति से बहुलक बनता है। लेकिन बृहद अणु के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एकल इकाइयों की हमेशा पुनरावृत्ति हो। इसमें पुनरावृत्ति हो भी सकती है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती है ना, इस बात को याद रखना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सभी बहुलक बृहद अणु है, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं हो सकते, है ना। आप इस बात को जो है ध्यान रखना कि सभी बहुलक जो है वो बृहद अणु होते हैं हमेशा, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते। दूसरी बात, बहुलकों का वर्गीकरण। अगली बात आ जाती है इसमें कि सर बहुलकों का वर्गीकरण अपने को जो है कौन कौन से जो है बहुलकों का वर्गीकरण करना है और कौन कौन से बहुलक अपने को करने हैं, है ना। बहुलकों का वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार पर अगर देखें तो जो पहला वर्गीकरण है वो है आपका स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। बहुलकों का जो पहला वर्गीकरण है वो है आपका स्रोत के आधार पर, कि सर स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक है ना। दूसरा जो बहुलीकरण है वो है आपका एकलकों के आधार पर, एकलकों के आधार पर, एकलकों के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है बहुलकों का वो किस आधार पर है, तापमान के प्रति, तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर, तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर जो है बहुलकों का वर्गीकरण। और लास्ट जो चौथा वर्गीकरण है बहुलकों का वो है आपका आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर। चार प्रकार से जो है मैन बहुलकों का वर्गीकरण आपके पॉलीमर के अंदर पढ़ना। पहला जो वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण एकलकों के आधार पर, तीसरा वर्गीकरण तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर, और चौथा जो वर्गीकरण है वो है आपका आणविक बलों के आधार पर ना। तो टोटल जो है आपके चार प्रकार के जो है वर्गीकरण है बहुलकों का। देखो स्रोत के आधार पर सीधी सी बात है, दो प्रकार के बहुलक होते हैं। पहला तो जो है स्रोत के आधार पर आपका प्राकृतिक बहुलक, स्रोत के आधार पर जो पहला बहुलक का प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा आपका प्राकृतिक बहुलक। दूसरा जो है इसमें कौन सा आता है, कृत्रिम बहुलक। एक प्राकृतिक बहुलक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कृत्रिम बहुलक, है ना। इसके अंदर पूरी बात आ जाएगी, सुन लेना ध्यान से। एकलकों के आधार पर अगर बात करें तो एकलकों के आधार पर फिर दो बहुलक हैं, एक होते हैं आपके समबहुलक, एक होते हैं आपके समबहुलक और दूसरे होते हैं आपके सहबहुलक, समबहुलक और सहबहुलक। एकलकों के आधार पर बहुलकों के दो प्रकार हैं। तापमान के प्रति अगर व्यवहार के आधार पर देखें तो फिर दो प्रकार है। पहला है आपका ताप सुगड्य, ताप सुगड्य, ताप सुगड्य बहुलक।
ताप सुगठित बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलक कितने? दो हैं, ताप सुगठित बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। सुना या क्योंकि बोर्ड के अंदर दोनों नामों से प्रश्न पूछते हैं। ताप सुगठित को हम और एक दूसरा नाम है, इनको कहते हैं इंग्लिश में, है ना, थर्मोप्लास्टिक बहुलक। क्या बोला जाता है इसको? थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक। इसको बोला जाता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग दोनों अलग अलग है। थर्मोप्लास्टिक हो या ताप सुगठित को एक ही बात है, थर्मोसेटिंग हो या ताप दृढ़ को तो भी एक ही बात है। लास्ट का आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर एक तो होते हैं प्रत्यास्थक, एक क्या होते हैं? प्रत्यास्थक, और एक होते हैं फाइबर यानी कि रेशे। प्रत्यास्थक, जो प्रत्यास्थक होते हैं इन्हें या इनको रबर भी कहते हैं। जो फाइबर रेशे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धागा। इन्हें दूसरा नाम जो है इनका धागा भी है। तो ये एक पूरी आपकी पिक्चर हो गई बहुलकों का वर्गीकरण किस आधार पर होगा सर? स्रोत के आधार पर। दो प्रकार के हैं, कृत्रिम बहुलक और प्राकृतिक बहुलक। दूसरा लोगों के आधार पर बहुलकों के दो प्रकार है, समबहुलक और सबहुलक। तापमान के प्रति व्यवहार के आधार पर बहुलकों के तीन प्रकार है, ताप सुगठित बहुलक या थर्मोप्लास्टिक को एक ही बात है, और ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग। और आणविक बलों के आधार पर बहुलकों के दो प्रकार हैं, प्रत्यास्थक या रबर, और दूसरा कौन हो गया आपके? रेशे, जिसको हम धागा कहते हैं। ये हो गया आपको, ये पूरी पिक्चर होगी कि आपको बहुलकों के वर्गीकरण में, ये तो सिर्फ बहुलकों के वर्गीकरण में पढ़ना है। क्रियाविधि की जो है बात में होगी, मुक्तमूलक योगात्मक द्वारा, आण्विक योगात्मक, ऋणायनिक योगात्मक, धनायनिक योगात्मक, संगणक बहुलीकरण, वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले जो है अपन बहुलकों के वर्गीकरण में पहली बात जो है, देखो सीधा जो है नाम से समझ में आता है कि प्राकृतिक बहुलक, सीधी सी बात है कि प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होगा। प्रकृति में कौन है? जंतु और वनस्पति, है ना। जो जंतु और वनस्पति से जो प्राप्त होने वाले बहुलक है वो सारे बहुलक कहलाते हैं आपके प्राकृतिक बहुलक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें कपास प्राप्त होता है, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है। ऊन प्राप्त होता है, ऊन जो है जंतु से प्राप्त होता है, प्राकृतिक बहुलक है। रेशे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च जो है प्राकृतिक बहुलक है। ये सारे जो है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो जंतु अथवा वनस्पतियों से जो प्राप्त होते हैं उसको सबको कहते हैं प्राकृतिक। जंतु और वनस्पति में कपास है, ऊन है, रेशे है, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये सारे जो है नेचुरल पॉलीमर है। दूसरी बात है कृत्रिम पॉलीमर, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलीमर के अंदर जो आर्टिफिशियल यानी कि जिसको बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख लो पॉलीथीन जो है आर्टिफिशियल है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक नेचुरल जो है आपका कृत्रिम बहुलक है। इसके बाद देखें तो आपका नायलॉन 66, ये आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा नायलॉन 66, ये भी आपका जो है कृत्रिम बहुलक है। और भी बहुत सारे डेक्रोन है, टेरिलिन है, बहुत सारे जो है कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, इन चीजों को जो है आप याद रखना, नाम से सीधा समझ में आ जाए। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा, कृत्रिम मतलब जो लैबों के अंदर जो है आर्टिफिशियली जो है जिनको संश्लेषित किया जा सके, वो सबके सब कहलाते हैं कृत्रिम बहुलक। आगे बात समझ में, प्राकृतिक में जंतु और वनस्पति से प्राप्त होगा, कृत्रिम के अंदर आपको प्रयोगशाला में संश्लेषित करना। समबहुलक ये इंपॉर्टेंट है। और के अंदर एक भी बार ऐसा नहीं है कि इसमें अंतर नहीं पूछा हो कि समबहुलक क्या और सबहुलक क्या। समबहुलक का मतलब होता है कि समान प्रकार की, समबहुलक का मतलब क्या होता है? समान प्रकार की एकलक इकाइयों की, समान प्रकार की एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति
से एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति, रिपीटिंग है, समान प्रकार के एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से यदि किसी बहुलक का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं समबहुलक। फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे एथीन 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 बहुत सारे, अगर हम इसके आगे एन लिखते हैं तो एथीन 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 जो है बहुत सारे एथीन जुड़ के जो है आपस में क्या बन जाएंगे, पॉलीथीन बना लेगा है। तो ये समबहुलक का उदाहरण है। समान प्रकार के एकलक इकाइयों की अगर बार-बार पुनरावृत्ति हो और किसी अगर बड़े अणु या यौगिक का निर्माण होता है तो उसको समबहुलक। सबहुलक दो भिन्न प्रकार के एकलक इकाइयों से, सबहुलक इसका उल्टा है ना कि सर भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से, भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से बनने वाले, भिन्न प्रकार के एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से किसी बहुलक का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं अपन सबहुलक। एग्जांपल जो है मैं आपको लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सबहुलक का जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए आप जानते हो नायलॉन 66, नायलॉन 66 का नाम सुना है ना, और किससे मिलकर बनता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या होता है, ये हो गया सर NH2CH2 होल 6NH2, उसको कहते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। प्लस एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल क्या होता है, COOH क्या हो जाएगा CH2 होल 4, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, इसको कहते हैं एडिपिक अम्ल। यहां से एक हाइड्रोजन यहां लो, यहां से एक OH ले, है ना, ये निकाल दिया, इसको जो है सीधा इससे जोड़ दो, इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, H2 निकाल दो, बाकी जोड़ दो वैसा वैसा, ये हो गया